હેલો દોસ્તો, કેમ છો? બધા મજામાં છે ને? आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और व्याख्या लाए हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने गुजराती में स्टार्ट किया है आज वीडियो। बता केम छो? मजामा? और निमाड़ी भी ऐड करेंगे हम। और कई हालचाल भाई नोनी? सब बढ़िया। और ट्राइबल जो लैंग्वेज होती है उसको भी हम करेंगे। ती कई हालचाल तुम्हारा वाला की? ठीक है, तीनों लोकल लैंग्वेज को भी हम साथ में लेके चलेंगे ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं वैदिक सभ्यता से संबंधित 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू और व्याख्या। ये जो वो एमसीक्यूज लेके आए हैं या कहीं विकल्प ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, ये सभी प्रश्न केवीएस बोले तो केंद्रीय विद्यालय, एनवीएस नवोदय जवाहर विद्यालय, ईएमआरएस एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल, ठीक है, रीट राजस्थान, एमपी वर्ग 2 के लिए उपयुक्त है। ठीक है, एंड अदर ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए भी उपयोगी होंगे ये। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से लगा के 10 तक। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? ऋग्वैदिक काल का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी शिल्प। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पशुपालन। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं अपन। व्याख्या, ऋग्वैदिक काल में लोग मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर थे, विशेषकर गाय पालन इसे धन का प्रमुख स्रोत माना जाता था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2, ऋग्वेद में गंगा और यमुना का पहला उल्लेख किस मंत्र में मिलता है? ऋग्वेद में गंगा और यमुना का पहला उल्लेख किस मंत्र में मिलता है? ऑप्शन ए 1.32.10, ऑप्शन बी 10.75.5, ऑप्शन सी 3.62.10, ऑप्शन डी 8.89.3। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10.75.5। ठीक है, प्रश्न क्रमांक, चलो व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या भी है, ऋग्वेद के नदी सूक्त मंडल 10 सूक्त 75 में गंगा और यमुना का पहला उल्लेख मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज में सभा और समिति किसका प्रतीक थी? वैदिक समाज में जो सभा थी और समिति थी वो किसका प्रतीक थी? ठीक है, ऑप्शन ए आर्थिक संगठन, ऑप्शन बी सामाजिक संगठन, ऑप्शन सी राजनीतिक संगठन, ऑप्शन डी धार्मिक संगठन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजनीतिक संगठन। व्याख्या, सभा और समिति वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाएं थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सभा और समिति किस काल की राजनीतिक संस्थाएं थी, तो आपका आंसर हो जाएगा वैदिक काल की। सभा बुजुर्गों की परिषद थी। सभा किस प्रकार की परिषद थी? बुजुर्ग, जवान, छोटे बच्चों की, इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुजुर्गों की परिषद थी। ठीक है, जबकि समिति आम लोगों की सभा भी थी। ठीक है, वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? जो वैदिक समाज है उसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए कुल, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी कुटुंब, ऑप्शन डी राष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल। व्याख्या, वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कुल यानी परिवार थी। ठीक है, कुल परिवार को ही कहा जाता है, इसमें बताया गया है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। वैदिक साहित्य के अर्थर्ववेद का प्रमुख विषय क्या है? वैदिक साहित्य के अर्थर्ववेद का प्रमुख विषय क्या है? ए यज्ञ, बी चिकित्सा और जादू टोना, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी दर्शन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिकित्सा और जादू। व्याख्या, अर्थर्ववेद में जादू टोना, औषधि और चिकित्सा विधियों का उल्लेख किया जाता है। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अर्थर्ववेद है वो काय से संबंधित है, उसमें क्या है? तो उसमें जादू टोना, औषधि और चिकित्सा विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6, वैदिक काल में सप्त सिंधु किसे कहा जाता है? वैदिक काल में सप्त सिंधु किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए 7 नदियों के क्षेत्र को, ऑप्शन बी सप्त ऋषियों के स्थान को, ऑप्शन सी सप्त पर्वतों का समूह, ऑप्शन डी सप्त देवताओं का समूह। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 नदियों के क्षेत्र। सप्त सिंधु का अर्थ है 7 नदियाँ, यानी सिंधु, झेलम,
चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सरस्वती। ठीक है, तो ये 7 नदियाँ थी। कौन कौन सी थी? सप्त सिंधु का अर्थ है 7 नदियाँ, यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। वैदिक काल में राजा को कर के रूप में क्या दिया जाता था? ऑप्शन ए बलि, ऑप्शन बी कर, ऑप्शन सी उपहार, ऑप्शन डी दक्षिणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलि। ठीक है, व्याख्या, राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर बलि कहलाता था। ठीक है, बलि यानी वो मत समझना, एक प्रकार का एक कर था जिसे बलि कहलाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8, वैदिक काल में धार्मिक ग्रंथों में सोमरस का उल्लेख किस लिए है? वैदिक काल के धार्मिक ग्रंथों में सोमरस का उल्लेख किस लिए है? ऑप्शन ए औषधि, ऑप्शन बी यज्ञ पे, ऑप्शन सी खाद्य पदार्थ, ऑप्शन डी धन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी होगा ना, हाँ ऑप्शन बी यज्ञ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी व्याख्या, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सोमरस एक विशेष प्रकार का पेय था जिसे यज्ञ के दौरान पिया जाता था। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि जो सोम रस एक विशेष प्रकार का पेय था जिसे यज्ञ के दौरान पिया जाता था। प्रश्न क्रमांक 9, वैदिक साहित्य के अनुसार गविष्ट शब्द का अर्थ क्या है? वैदिक साहित्य के अनुसार जो गविष्ट है ना, गविष्टि शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए गायों की खोज, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी धार्मिक कार्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी युद्ध। व्याख्या, गविष्टि का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज है, लेकिन वैदिक काल में इसका अर्थ युद्ध था। गविष्टि का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज है, लेकिन जो वैदिक काल का जो समय था तब उसका अर्थ युद्ध था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10, वैदिक काल में पुरोहित का प्रमुख कार्य क्या था? वैदिक काल में पुरोहित का प्रमुख कार्य क्या था? तो ऑप्शन ए शिक्षा देना, ऑप्शन बी यज्ञ करना, ऑप्शन सी राजा की सुरक्षा करना, ऑप्शन डी व्यापार करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यज्ञ करना। व्याख्या, पुरोहित यज्ञ संपन्न कराते थे और धार्मिक कार्यों में राजा को सहायता देते थे। पुरोहित क्या करते थे? यज्ञ भी संपन्न करवाते थे और जो धार्मिक राजा थे उनकी सहायता भी करते थे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 10 MCQ कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक ये 1 लाइनर है। ठीक है, इसको नॉर्मल 1 लाइनर है, ये MCQs में नहीं है, डायरेक्ट है 1 लाइनर। पढ़ लेते हैं इनको भी। प्रश्न क्रमांक 11, वैदिक काल में दास का अर्थ क्या था? आपसे कभी पूछा जाए कि जो वैदिक काल में जो दास का अर्थ क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेवक। ठीक है, ऋग्वेद के कितने मंडल है? ऋग्वेद के कितने मंडल है, या कहीं आपसे पूछे कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। प्रश्न क्रमांक 13, तो प्रश्न क्रमांक 13, वैदिक काल में अन्न का प्रमुख स्रोत कौन सा था? तो उत्तर कृषि। प्रश्न क्रमांक 14, यजुर्वेद में मुख्य रूप से क्या वर्णित है? यज्ञ विधि। प्रश्न क्रमांक 15, आज शब्द का अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ। वैदिक काल में ब्रज का क्या अर्थ था? गायों का समूह। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य स्रोत क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा गुरुकुल। वैदिक काल के किस ऋषि को ऋषिराज कहा गया है? तो वशिष्ठ को कहा गया है। ठीक है, वैदिक समाज का मुख्य भोजन क्या था? तो दूध और घी। वैदिक काल में किसको श्रेष्ठी कहा जाता था? तो प्रमुख व्यापारी को श्रेष्ठी कहा जाता था। प्रश्न क्रमांक 21 से 30। प्रश्न क्रमांक 21, ऋग्वेद में अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा आपका गाय। वैदिक काल में किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग होता था? तो आपका आंसर हो जाएगा तांबा। ऋग्वेद में नदियों की नद किसे कहा गया है? तो सरस्वती को। वैदिक काल में संग्राम का अर्थ क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा युद्ध। वैदिक समाज में विवाह की किस प्रथा का उल्लेख है? स्वयंवर। ठीक है, स्वयंवर आएगा। ठीक है, आपका आंसर। वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र, अग्नि और वरुण। ये अक्सर ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है वैसे। वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, अग्नि और वरुण।
ऋग्वेद में वर्णित सबसे लंबा सूक्त कौन सा है? तो पुरुष सूक्त। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे लंबा सूक्त कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा पुरुष सूक्त। वैदिक काल में ऋषि को क्या कहा जाता था? तो ज्ञान का धारक। क्या कहा जाता था? ज्ञान का धारक। वैदिक काल में नृपति का अर्थ क्या था? तो राजा। वैदिक काल में नृपति का अर्थ क्या था? तो राजा। ठीक है। वैदिक काल में यम किसके देवता माने गए हैं? वैदिक काल में यम किसके देवता माने गए? तो मृत्यु। ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जब भी हम टॉपिक वाइज वीडियो लाते रहेंगे तो उसको आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है। एंड इस प्रकार के वीडियो लाना चाहिए लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, प्लीज़ क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है। और स्पेशल टीचिंग एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो KVS हो गया, नवोदय हो गया, EMRS हो गया, राजस्थान रीट हो गया, एंड जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम चाहे वो टेट के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, ठीक है, सारे एग्ज़ाम के हम PYQ एंड टॉपिक वाइज MCQ लाते रहेंगे, व्याख्या प्लस MCQ, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। और बाकी अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशल NCERT पढ़ो आप। NCERT पढ़ते रहिए। NCERT से बहुत बेनिफिट होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और कंसेप्ट भी अच्छा क्लियर होगा, तो आप NCERT पढ़िए। और बाकी MCQs वगैरह टॉपिक वाइज इन चीज़ों या PYQ हो गया, ये चाहिए तो हम टॉपिक वाइज हर एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए या पिछले जितनी भी एग्ज़ाम हुई है अभी तक उनके सारे PYQ सीरीज़ भी चलाएंगे। ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।